हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए आज के द हिंदू में जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं उनकी एनालिसिस शुरू करते हैं। एडिटोरियल पेज की बात करें तो आज आपके लिए ये न्यूज़ आइटम जो है ये इम्पोर्टेंट है। गियरिंग अप फॉर चेंज। पहले मैं ये पूरा आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। एडिटोरियल कमेंट। इस पूरे एडिटोरियल में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये एडिटोरियल जो है इसका आप हेडिंग देखें, इंडिया नीड्स रीजन स्पेसिफिक प्लान्स टू इम्प्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस। आपका जो इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है ये उससे कनेक्टेड है। आपका जीएस पेपर 3 का सिलेबस आप देखें, उसमें आपको इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिलेगा, प्लस इकोनॉमी जो है आपका उसके सिलेबस में जीएस पेपर 3 में आपको एग्रीकल्चर मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल वहाँ भी कर सकते हैं, प्लस ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक रिसर्च हुई काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा। इन्होंने एग्जामिन किया मॉनसून ट्रेंड्स एट द सब डिविजनल तहसील जिसे कहते हैं लेवल पे फ्रॉम 1982 टू 2022। इस बीच में मॉनसून किस तरह से उसकी ट्रेंड रही है, क्या पैटर्न रहा है मॉनसून का, उसे उसे इन्होंने एग्जामिन किया। तो आप देखिए मॉनसून जो है इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। और ये जो है मॉनसून आपके एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पार्ट है। मॉनसून अच्छा होगा तो आपकी एग्रीकल्चर अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होगी तभी उससे आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मॉनसून बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आइए ज़रा देखें कि क्या पाया गया है इस एग्जामिनेशन में। पाया गया है कि मॉनसून रेनफॉल इज इंक्रीजिंग इन मोर देन हाफ, या तो मोर देन हाफ आप कहिए या फिर और 55% ऑफ इंडियाज रफली 4400 तहसील्स। इंडिया में बात करें तो सब डिविजनल, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट होती हैं, उससे भी अगर उसका भी आप डिवीजन कर दें तो आप तहसील्स में जा सकते हैं। तो 4400 तहसील्स पाए गए हैं इंडिया में रफली हैं। तो कहा जा रहा है कि इस पीरियड के दौरान 55% ऐसे जो तहसील्स रहे हैं इसके 55% में पाया गया कि रेनफॉल अब ज़्यादा हो रही है, मॉनसून रेनफॉल इज़ इंक्रीजिंग। अबाउट 11% ऑफ देम सॉ डिक्रीजिंग रेनफॉल। इसमें से जो करीब 11% रहे उसमें रेनफॉल डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे आपको देखने में लग सकता है कि ये तो अच्छी बात है कि रेनफॉल इतनी इंक्रीज कर रही है, लेकिन इसका पैटर्न कुछ अलग है जो यहाँ दिखाया गया है। In those tehsils, about 68% experienced reduced rainfall in all 4 month मानसून मंथ्स। कि मेन जो मानसून के महीने हैं, 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो मानसून के 4 महीने होते हैं, इनमें देख पाया गया है कि अबाउट 68% एक्सपीरियंस रिड्यूस रेनफॉल। मतलब मानसून के महीने में इन 4400 तहसील्स में पानी कम पड़ रहे हैं, रेनफॉल कम हो रही है, और ऐसा करीब 68% तहसील्स में हो रहा है। और 87% ऐसे तहसील्स हैं जिनमें जून जुलाई में डिक्लाइन हो रहा है रेनफॉल में। 87% शोड अ डिक्लाइन ड्यूरिंग द जून एंड जुलाई। सोचिए, और जून एंड जुलाई किसका महीना होता है? क्रूशियल फॉर द सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स। इस महीने में खरीफ क्रॉप बोए जाते हैं, किसान खरीफ क्रॉप बोते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात करें तो कौन सा? चावल की खेती।
सोचिए अगर आप चावल की प्रोडक्शन में कमी हो गई ये मानसून के कम होने से, तो इसका फूड सिक्योरिटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इससे नेगेटिवली इफ़ेक्टेड होगी। तो आप देखिए इस फैक्ट का इस्तेमाल जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं कि इनके द्वारा जो एग्ज़ामिनेशन हुआ उसमें पाया गया कि 87% तहसील्स ऐसे हैं जिसमें जून जुलाई के महीने में जो है मॉनसून डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, और इससे हमारी खरीफ क्रॉप जो है नेगेटिवली इफ़ेक्टेड होगी और इससे हमारी फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी उनके नेगेटिव में आप लिख सकते हैं चैलेंज के रूप में इसको। एक और बात, मोस्ट ऑफ दीज तहसील्स आर इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द इंडियन हिमालयन रीजन। इसमें से जो ज़्यादा तहसील हैं 4400 की बात की, इसमें जो ज़्यादा तहसील हैं वो कहाँ है? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो उसे जो प्लेन एरिया है जहाँ ये हरियाणा से शुरू होकर आप देखेंगे कि यूपी होते हुए बिहार होते हुए यहाँ तक आती है, तो इसे प्लेन कहा जाता है। यहाँ पर ये जो है आध इंडिया की आधी से ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में होती है। और सोचिए इन्हीं में अगर मानसून इस तरीके से घटेगा, मानसून के महीने में ही मानसून नहीं होगा, तो फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी। और इसके अलावा जो है और कहाँ पे हैं ये तहसील? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाए गए हैं और इंडियन हिमालयन रीजन में पाए गए हैं। इनमें से ज़्यादा तहसील इसके हैं इस एरिया में, और ये एरिया कितना सेंसिटिव है आप जानते हैं। अगर प्लेन्स में नहीं हुए तो एग्रीकल्चर बुरी तरह प्रभावित होगा। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे जंगल हैं आप जानते हैं, उधर अगर रेनफॉल अच्छी से नहीं हुई तो जंगल प्रभावित होंगे, और जंगल से क्या जुड़ा हुआ है? एयर पॉल्यूशन। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो और एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में तो बहुत जंगल हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हिमालयन रीजन आप जानते हैं कि कितना सेंसिटिव एरिया, हिमालय में कितने नेचुरल डिज़ास्टर्स, लैंडस्लाइड्स ये सब होते रहते हैं। अगर रेनफॉल कम हो गई, अच्छे से उधर सब कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, चैलेंजेस और क्रिएट हो जाएंगे। हिमालय पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपके मन में एक जगह कन्फ्यूजन आ रहा होगा, ये जो 55% बढ़ रही है, फिर ये बढ़ कब रही है? अब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उस वजह से क्या होता है कि मानसून के महीने में पानी नहीं पड़ते। मानसून जब खत्म हो जाता है उसके बाद पता चला कि समझिए कि आधा मानसून खत्म हो गया, तो जाके सितंबर में पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, या पूरा मानसून खत्म हो गया तो अक्टूबर में जाके पानी हो रहा है। तो लेट बारिश होती है और उससे फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी होगी। तो ये अगर जब लेट हो गए आप तो यूज़लेस। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया तो अपनी खेत चुग के चली गई। अब पछता के कोई फ़ायदा नहीं है, पानी पड़ के भी क्या होगा, क्योंकि खेती तो ख़त्म हो चुकी है, खरीफ क्रॉप ख़त्म हो चुके हैं। तो ये दिक्कत होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा है इसमें आपके लिए, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, आप जानते हैं एक होता है साउथ वेस्ट मानसून। अगर ये इंडिया की बात करें तो इधर से इंडियन ओशन होते हुए पहले केरल टकराती है, फिर इधर से इंडिया में प्रवेश करती है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून है जो पहले आती है। जब मानसून ख़त्म हो जाता है तो एक होता है रिट्रीटिंग मानसून की वापस लौट रहे हैं, जो इधर से इधर यहाँ पहुँची प्लेन्स में ऊपर, अब इधर से वापस होती है यूपी बिहार होते हुए, नॉर्थ ईस्ट होते हुए, और फिर बे ऑफ बंगाल होते हुए, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। आप जानते हैं साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। तमिलनाडु में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। उल्टा जब लौटते हैं, ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्या है आप समझ सकते हैं, ये डायरेक्शन की बात है। जब इधर से आती ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, आप जानते हैं। तो जब इधर से पड़ी तो साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून। जब वापस लौटती है और ऐसे आती है बारिश, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया। तो डिसीजन की बात है। तो ये पाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून रेन हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर देन 10% इन द पास्ट डेकेड 2012 to 2022।
इस दौरान पाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है कि जो रेनफॉल है अब वो बढ़ गई है। तो ये एक अच्छा सिग्नेचर है। इससे क्या होगा, अब तमिलनाडु वगैरह जो हैं थोड़े ड्राई एरिया हो जाते हैं, तो वहाँ अच्छी रेन मिलेगी तो अच्छे से वहाँ पे आप जानते हैं कावेरी रिवर को लेके डिस्प्यूट भी होता रहता है कि हमें पानी पीने की कमी है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। इन सब पे भी थोड़ा रोक लगेगा और वहाँ पे पानी की कमी भी उतनी नहीं होगी, तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक अच्छा सिग्नेचर। एक और, द साउथ वेस्ट मानसून अकाउंट्स फॉर nearly 76% of India's annual rainfall with about 11% from the north east monsoon। दो तरह के मानसून इंडिया में होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो पाया गया है कि साउथ वेस्ट मानसून से जो है इंडिया में करीब 76% रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल। और नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है करीब 11% होती है। आप कहेंगे इसमें कुछ बच रहा है, वो कहाँ से होती है? तो और भी कुछ हैं, जैसे क्या हो, मान लीजिए आप वेस्टर्न डिस्टरबेंस है उससे भी रेनफॉल होती है, बीच बीच में स्टॉर्म आ गई उससे रेनफॉल होती है, आंधी तूफान आते रहते हैं। और कभी कभी ऐसे भी रेनफॉल हो जाती है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, इवेपोरेशन हो गया, तो वो जो है आपके कोस्टल एरियाज़ में पानी पड़ जाते हैं, तो कुछ वहाँ से रेनफॉल हो जाती है। अब देखिए ये इस तरह से सिनेरियो चल रहा है। अब यहाँ देखिए आप, हेडिंग क्या था कि इंडिया नीड्स रीजन स्पेसिफिक प्लान्स टू इम्प्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस। अभी जो मेन प्लान ज़्यादातर बनाए जाते हैं उसमें ये देखा गया है कि वो नेशनल लेवल पे बनाए जाते हैं और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस एडिटोरियल में सजेशन दिया जा रहा है। अब मान लीजिए कि रेनफॉल लेके प्रॉब्लम हो रही है, तो एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे भी पूछे कि इसके लिए क्या किया जा सकता है सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो फिर आप वहाँ पे जो सुझाव देंगे वो देंगे कहाँ से? इंस्टेंट नहीं आ सकता। तो इसी तरह तैयारी होती है। एडिटोरियल्स में आपको किसी में 1 पॉइंट मिल जाएगा, किसी में 2 पॉइंट मिल जाएगा, तो यहीं से आप चीज़ें लेते रहते हैं। जैसे यहाँ एक सुझाव दिया गया है कि रीज़न स्पेसिफिक प्लान्स टू इम्प्रूव क्लाइमेट रेज़िलियंस। रीज़न स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जा सकते हैं, तो इससे जो है क्लाइमेट रेज़िलियंस बढ़ेगा। मतलब अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ज़्यादा ताकत आ पाएगी। हर रीजन अपने-अपने, क्योंकि हर रीजन की अपनी-अपनी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से अगर प्लान बनाया जाएगा तो बेहतर होगा। ये सजेशन आप दे सकते हैं। प्रायोरिटाइजिंग रीजनल एंड सब डिस्ट्रिक्ट फोरकास्ट। अब देखिए फोरकास्ट होती है, फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाया जाता है पहले से कि कितनी रेनफॉल होगी, नहीं होगी। ये आईएमडी हमारी करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो क्या कहा जा रहा है कि फोरकास्ट जो हम नेशनल लेवल पे करते हैं, क्यों ना रीजनल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाए। तो इससे जो है लोकल लेवल पे उन्हें जो है सिग्नल देने में आसानी हो जाएगी और उन्हें इस तरह से बता पाएंगे, तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो ये भी एक आप सजेशन दे सकते हैं। तो आपके पास ना एक नोटबुक होनी चाहिए कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, दो, एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आप रखें प्रीलिम्स। दो आपको नोटबुक रखनी चाहिए। जो ऐसे ही इम्पोर्टेंट डेटा आपको मिले, जो आपको लगे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ऊपर आप लिख दीजिए। जैसे ये मैंने एडिटोरियल आपको बताया कि मॉनसून वाला टॉपिक होगा, इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर वाला, फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक होगा। तो इन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर, तो ऊपर में लिखते हैं आप कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये डेटा आप नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट इसमें लगे, और जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम में इसका इस्तेमाल करेंगे, डेटा आप उसी तरीके से लिखें, पॉइंट में लिखें। इसीलिए ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, मैं इस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उसी तरह आप उसको अपने नोटबुक में लिखें। और फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिन टॉपिक्स पर बात करता हूँ, उन्हें आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें। लेकिन एक और बात होती है, अब जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें आप देखिए वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पर हम बात करेंगे, वहाँ से वो प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट निकाल देता है। लेकिन खैर वो अलग बात है। आप लिखें इसी तरह, जो मेंस के लिए मैं डिस्कस करूँ उसे मेंस में लिखें, प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करूँ प्रीलिम्स में लिखें। हाँ, अगर यहाँ से वो क्वेश्चन फॉर्म करेगा तो आपके पास तैयार तो रहेगी, चीज़ें आपने समझी है, वो समझ के बेस पे तैयार करता है। जैसे कि ये स्टेटमेंट एक यहाँ पे है, तो हो सकता है वो पूछे कि साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से करीब बराबर बराबर रेनफॉल होता है।
अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो ये आप इससे जानते हैं कि नहीं, बराबर तो नहीं होता है। तो इस तरह से चीज़ें, या क्या होती है, मानसून रेनफॉल बढ़ रही है, घट रही है, इस तरह के स्टेटमेंट दे दे, तो ये चीज़ें आप यहाँ से, इन्हें आप मेंस के नोटबुक के जो बनाएं अपने लिए, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से देखिए आंसर, इसी तरह से आपके आंसर राइटिंग के कंटेंट्स भी डेवलप होंगे। आंसर राइटिंग जो आप मेंस में करेंगे, उसके कंटेंट्स आप इसी तरह से जो रोज़ तैयार करेंगे तो यहाँ से डेवलप होते हैं। तो फ्रेंड्स इसे लिख लें। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, हाउ डू यू प्लान टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोर्ट आस्क सेंटर। देखिए ये जो है, ये अपने आप में आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बात की है, तो ये न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये जो इन्वायरमेंट आपका टॉपिक है, आप जानते हैं कि जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम्स भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ में होने लगे हैं, तो इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं। उसमें स्पेसीज़ पर भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। तो हो सकता है कि वो कुछ अलग डेटा लेकर इसी पर फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए जरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पर मैंने आपके लिए नोट तैयार किया है, आप चाहें तो इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का टॉपिक है आपके लिए। लोकली नोन एज गोडावन, इसे जो है लोकल लेवल पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोदावन भी कहा जाता है। इज़ यूनिक टू इंडिया, ये जो है इंडिया में यूनिकली पाया जाता है। और भी आसपास जगह हैं जहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ये एक यूनिक स्पेसी है इंडिया का। बर्ड ऑफ सवाना, सवाना एक टाइप का क्लाइमेट होता है, तो सवाना रीजन में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। ये जो मैं फैक्ट्स बातें कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जो यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से मैंने तैयार किया है इसे, तो आप ध्यान दें। 3 फॉरवर्ड फेसिंग टोज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। 3 फॉरवर्ड फेसिंग टोज, इसके जो पाँव हैं उसमें 3 इस तरीके से इसके फैले हुए पाँव होते हैं। तो वही कह रहा है कि 3 फॉरवर्ड फेसिंग, पीछे की तरफ इसका कोई पाँव नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ अ हिंड टो, पैर की जो पिछली उंगली है वो नहीं होती है। तीनों की तीनों 3 उंगलियां होती हैं पैर में, और तीनों आगे की तरफ होते हैं, तो इन्हें खड़े होने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। स्लो ब्रीडर, लेइंग मोस्टली अ सिंगल एग ऑन द ग्राउंड एंड इट टेक्स अबाउट अ मंथ टू हैच। ये स्लो ब्रीडर है, मतलब बच्चों को जन्म धीरे धीरे बहुत देते हैं। धीरे धीरे देने का मतलब ये एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एग दे पाते हैं, और उस एग को हैच होने में, मतलब बच्चे बाहर आने में करीब 1 महीने लगाते हैं। ठीक, लेकिन अभी थोड़ी टाइम पहले एक रिसर्च हुआ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाई गई कि अगर इनको प्रोटीन फूड दिया जाए, विथ प्रोटीन फूड एबल टू गिव 2 एग, अगर उन्हें प्रोटीन फूड मिले तो वो एक बार में 2 अंडे भी दे सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए यूनिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। एक और बात आपके लिए जानना है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो यहाँ पे देखिए, IUCN आप जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि स्टेटस डिसाइड करती है स्पेसीज की। उसके अनुसार ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनके लिए अभी कुछ खतरा हो रहा है राजस्थान गुजरात के एरिया में, कि वहाँ पे अब देखिए सोलर एनर्जी पावर के लिए कुछ लाइंस बिछाए गए हैं। तो ये क्या होते हैं, उड़ते जो हैं तो उन ट्रांसमिशन लाइन में टकरा जाते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है, कॉलिजन विथ हाई ट्रांसमिशन पावर लाइंस। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उससे वजह से इनका जो है, ये मेनली अभी आपको राजस्थान के एरिया में मिलेंगे ज़्यादा, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम इनके साथ हो रहा है इससे, और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इसीलिए देखिए आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गुजरात और राजस्थान जो है, ये इनका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ द बस्टर्ड्स। ये भी आप ध्यान रखेंगे, रीजन स्पेसिफिक हो सकता है, स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाए।
तो नेचुरल हैबिटेट है ये एरिया इनका, गुजरात राजस्थान वाला। तो फ्रेंड्स ये दो जो थे आज द हिंदू में, यही दो मुझे इम्पोर्टेंट लगे यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, फिर और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू।